आज हम अपनी जैसे टॉपिक वाइज सारे सिलेबस देखें तो एनवायरनमेंट का आज टॉपिक है ह्यूमन इकोलॉजी। इससे पहले हम फूड चैन फूड वगैरह देख चुके। देखो इसमें पहले तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ह्यूमन इकोलॉजी होती क्या है। जो रिलेशनशिप होता है ना ह्यूमन का और एनवायरनमेंट का, उसमें हम सारे टॉपिक इसमें कवर करते हैं। और अब आ जाएंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पॉपुलेशन की। सबसे पहले तो लोकेशन कि किस लोकेशन पे पॉपुलेशन है, डेंसिटी कितनी ज्यादा है, मतलब एक मान लो एरिया है छोटा सा, उसमें ज्यादा डेंस लोग रह रहे हैं, कम दूर दूर बिखरे हुए लोग रह रहे हैं। ग्रोथ रेट कितनी है, कि कितनी स्पीड से वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, और वहां पे किस कारण से जो है पॉपुलेशन का साइज चेंज हो रहा है। वहां पे नंबर ऑफ डेथ कितनी है, नंबर ऑफ बर्थ कितने हैं, और लोग यहाँ से वहां कितने आ रहे जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर पॉपुलेशन जो है किसी चीज की डिपेंड करती है। और ये सारे फैक्टर जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है सीधे। वहां का एनवायरनमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये सारी पॉपुलेशन कम और ज्यादा हो रही है। इसको भी हम डिटेल में देखें कैसे रिलेटेड है ये देखो पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पॉपुलेशन का साइज है टाइम के साथ ही कैसे बढ़ती जाती है। एकदम अगर मान लो आइडियल कंडीशन है ना, कि मान लो एनवायरनमेंट में सब चीजें जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग ही ग्रो हो रही है, जितनी खाने का सामान फसल पैदा हो रही है उतने ही लोग हैं, तो वो पॉपुलेशन एकदम परफेक्ट ऐसे ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, लेकिन जैसे पहले हमने कई थ्योरीज देखे ना, कि थ्योरीज का कहते हैं जो फूड है वो तो एक लिमिटेड नंबर में ग्रो हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन के लिए जो है वो रिसोर्स हमारे अर्थ के कम पड़ जाएंगे। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ में क्या आ जाएगा कि जो ग्रोथ होगी ना वो स्लो हो जाएगी एक पीरियड के बाद। कौन से पीरियड के बाद, जब अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगी पॉपुलेशन की। एक हमारी जो अर्थ है उस पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो एक लिमिट पे है, कि हाँ हमारे पास इतना सामान है कि हम इतने लोगों का पेट भर सकते हैं। तब तक तो ये जनसंख्या बढ़ती रहेगी, लेकिन अब यहाँ पे पहुंच गई कि अर्थ के पास इससे ज्यादा लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं है, और ज्यादा जगह नहीं है लोगों को बसाने के लिए। तब क्या है, पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। ठीक, फिर आ जाते हैं लिमिटिंग फैक्टर, कि पॉपुलेशन को कम करने वाले फैक्टर कौन से हैं। एक तो नॉर्मल ग्रोथ से हमने देखा था सीधे सीधे बढ़ रही थी। अब कौन कौन से फैक्टर आएंगे जो उसको, जो हमारी वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कम करेंगे। एक तो आएंगे डेंसिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट है, और एक है डिपेंडेंट, की मतलब कि वहां पे कितना घनत्व है ना पॉपुलेशन का, उसके ऊपर डिपेंड करने वाले फैक्टर है, और नहीं करने वाले। तो इंडिपेंडेंट में तो क्या आ जाएंगे, टेम्परेचर, स्टॉर्म्स, फ्लड, यानी कि इससे किसी वहां पे एरिया में कितनी जनसंख्या है उसका कोई लेना देना नहीं है, कि कितना टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है उस एरिया का। वहां पे आंधी तूफान आ रही है, बाढ़ आ रही है। ठीक है, बाढ़ तो किसी भी एरिया में आ सकती है, ये थोड़ी देखेगी कि यहाँ पे लोग ज्यादा रह रहे हैं यहाँ पे कम रह रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गए इंडिपेंडेंट फैक्टर। और डिपेंडेंट में क्या हो जाएंगे, डिसीज, पैरासाइट्स, कंपटीशन, प्रीडेटर्स। मान लो कि बीमारी फैल गई, तो देखो जहां पे ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा फैलेगी, कम जनसंख्या होगी तो कम फैलेगी। ये सारे फैक्टर क्या है, डिपेंड कर रही हैं डेंसिटी पे। ठीक है, फिर देखो बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा इसमें नेक्स्ट टॉपिक। फिर इसमें क्या आता है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन एरिया, कि किसी भी कोई एरिया उसमें कितने तरह के जीव जंतु रह रहे हैं, वो डिपेंड करता है। इस ह्यूमन इकोलॉजी हम ये टॉपिक भी देखते हैं। देखो पहले तो आ जाएगा मैराइन, इसमें क्या होगा, हाई बायोडाइवर्सिटी की, यानी बहुत तरह के जीव जंतु मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, देखो बेंथोस में एकदम डीप ओशन में ऐसे बहुत सारे टाइप के जीव जंतु मिलेंगे, कोरल रीफ्स में मिलती है, उसमें भी क्या है बहुत तरह के हमें जीव जंतु और लोट्स ऑफ लाइट में मिलेंगे। ठीक, फिर आ जाती है अपनी नेक्स्ट टॉपिक है रेन फॉरेस्ट। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है इसमें भी। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे खूब सारी रेन हो रही है, खूब सारी सनलाइट आ रही है, और ये हमेशा गर्म रहता है ना, तो प्लांट और एनिमल के लिए वहां पे ग्रोथ के लिए बेनिफिट है। बहुत सारे लेयर के तो यहाँ पे ट्रीज मिलेंगे। फिर ना एक्स्ट्रा जाता है अपना ग्रास लैंड। इसमें क्या है, नॉर्मल नॉर्मल है बायोडाइवर्सिटी, ना ज्यादा है ना कम। यहाँ पे क्या है, ड्राई सीजन होगा और वेट सीजन भी होगा, और हमेशा ही गर्म होगा। और क्या होगा, जो सूखा सीजन होगा ना तब वहां पे क्या होगा, आग लग जाएगी, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर नहीं, एकदम सूखी ये झाड़ियां, तो इनमें क्या आराम से आग लग जाएगी। तो यहाँ पे खूब सारे हर्बीवोर्स मिलते हैं, जो कि घास फूस खाने वाले जीव जंतु। ठीक, फिर आ जाता है अपना ये डेजर्ट। इसमें एकदम कम बायोडाइवर्सिटी है। क्यों है, क्योंकि एकदम तो सूखा है, पानी नहीं है, तो पानी के बिना जीवन कहाँ से, और एकदम गर्म होता है दिन में और एकदम रात में ठंडा हो जाता है।
एकदम ही सर्दी हो जाएगी और यहाँ पे बहुत कम प्लांट और मिलेंगे और एकदम छोटे छोटे से जानवर जो मेनली क्या है जमीन में घुस जाते हैं, बिल बना के रहते हैं, ऐसे ज्यादा मिलेंगे हमें, जिनको कम पानी की जरूरत होती है। फिर आ जाता है टुंड्रा। टुंड्रा में क्या है, इसमें भी लो बायोडाइवर्सिटी। ये क्या हो जाता है, कोल्ड रहता है पूरी साल और ड्राई रहेगा, और परमाफ्रोस्ट, परमाफ्रोस्ट मतलब कि जो बर्फ नहीं जमी रहती उसके पास का एरिया है ये। और यहाँ पे जैसे काई वगैरह जो होते हैं ना एकदम हल्के हल्के, ना घास फूस भी नहीं, वो सब यहाँ पे मिलेगी। और माइग्रेटिंग एनिमल्स मतलब कि एक मौसम में एनिमल आ रहे हैं दूसरे में चले जा रहे हैं, ऐसे एनिमल्स। फिर आ जाता है हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी जो है ना इम्पोर्टेंट, हम ह्यूमन इकोलॉजी के टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये देखो हमारी जो है जो भी जीवन है उसकी स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। हम इसी स्टडी करके अपने पढ़ सकते हैं कि हमने कैसे अपने आप को और आगे डेवलप करना है। फूड सोर्सेज के बारे में हम पढ़ जान सकते हैं। ड्रग डेवलपमेंट, जैसे कि अब खूब सारी आजकल दवाइयाँ वगैरह बना रहे हैं, और जो भी हम कर रहे हैं ट्रेड वगैरह, उन सब के लिए जो है हमारे जीवन के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी चीजें नेचर की क्या करती है, हमें इफेक्ट करती है। फिर देखो क्या कह रहे हैं, क्या होगा जो ये बायोडाइवर्सिटी है ना ये थ्रीटंड हो गई है। मतलब कि अब हम देखते हैं ना कि कुछ जानवर पहले मिलते थे अब नहीं मिलते, पेड़ भी कट रहे हैं डेली, और कितना को ये वो होता जा रहा है, प्रदूषण होता जा रहा है एनवायरनमेंट में। तो इससे क्या नुकसान होगा, एक तो थ्री टेंट स्पीसीज की बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एंडेंजर्ड स्पीस क्या होते हैं, जो बहुत ही कम नंबर में जानवर बचे। हम देखते हैं ना कि जैसे टाइगर अपने बाहर से मंगवा रहे हैं, हम कम बच गए हैं। ऐसे खूब सारे जानवर हैं जो बहुत बस 3-4 नंबर में मिलेंगे। जैसे डुगोंग है, सी काउ बोलते हैं इसको, ये भी क्या है बहुत कम हो गई है। ईगल्स भी आजकल, पहले बहुत ज्यादा होते थे, अब ईगल्स बहुत कम हो गए, देखने को ही नहीं मिलते। ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, एक तो अर्बनाइजेशन की वजह से, जैसे शहरीकरण हो रहा है ना बहुत ज्यादा, पेड़ काट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह बना दे रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, खूब सारी फ्लडिंग होगी, इरोजन होगा, और जो होगा ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज वो ज्यादा हो रहा है। देखो मान लो पहले ये एरिया था, पानी आया ऊपर से, ये जमीन आराम से सूख गया, यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ पे पहले भी सेम बारिश हो रही थी अब भी होती, लेकिन क्या है पानी जो है यहाँ पे कहाँ सोखेगा बताओ, नीचे सोखने की पानी की जगह ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये पानी का लेवल एक तो कम हो गया अंदर का, ऊपर से यहाँ बह रहा है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है। फिर और क्या दूसरा हो रहा है, डिफोरेस्टेशन। देखो मान लो पहले ये चार तरफ पेड़ पेड़ थे, बस इतने से एरिया में लोगों के घर थे, अब क्या हो गया पूरे ही कितना घर ही घर हो गए सब तरह पे, और बाकी जहाँ घर नहीं है वहां खेती करने के लिए क्या है जगह खाली कर ली हमने। ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, ये हम कहेंगे कि भाई हमने तो खेतों में भी तो पेड़ ही उगा रखे, क्या नुकसान है, पहले ही पेड़ थे यहाँ पे, पहले जंगली पेड़ थे, लेकिन ये देखो ना पहले उसमें जंगली जानवर, पहले कितने चिड़िया वगैरह कितने जानवर रहते थे, अब कुछ भी नहीं देखने को मिलता। ठीक है। तो उन लोगों का तो घर छीन गया ना सारी चीजों का। ठीक। पहले कितने टाइप की इस एरिया में फ्लावर्स वगैरह फ्रूट वगैरह मिलते होंगे, अब हमने क्या है अपनी मर्जी से एक दो टाइप के उगाए, अब वो तो सारे आगे फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। फिर देखो ओवर फार्मिंग। ओवर फार्मिंग से क्या होता है ना कि अच्छे आप पैसों के लिए दबा दबा के खेती कर रहे हो एक एरिया में, तो जमीन थोड़े टाइम बाद क्या होगी, बंजर हो जाएगी, उस पर अच्छी खेती नहीं होगी, फिर वो जमीन खाली पड़ी रह जाएगी, वो किसी काम की नहीं होगी। ठीक है। तो ओवर फार्मिंग भी प्रॉब्लम हो रही है। और फिर क्या हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग, जैसे कि हम क्या है अपने जानवरों को चराने के लिए खूब सारे जानवर रखते हैं कि खूब सारा दूध वगैरह मिलेगा, उन जानवरों को खुला छोड़ देते हैं, फिर वो पूरा चर जाते हैं। एक तो वो खाएंगे, ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है, खा रहे चलो वो तो खा रहे हैं, जानवरों को पता नहीं होता कितना खाना है, पूरा दिन खाएंगे वो। और फिर जो उनके पैर होते हैं ना उनकी वजह से चलने से क्या होता है, जो घास फूस होती है ना वो उखड़ जाती है। ठीक है। हमने देखा होगा ना जैसे जो घास गाय भैंस चलती है तो उनके पैरों से एक तो चलने से खराब हो गई और नीचे की जमीन, और ऊपर क्या है वो खा रहे हो उनसे, तो इसके लिए क्या है कि उनको एक लिमिट में बांध के रखे और फिर उनको जितनी लिमिट है ना एक एरिया में उनको उनका प्रोवाइड करवाते कि हाँ इतनी जरूरत है इनको इतना दे दे बस। फिर हो रहा है मिस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कितने जो है ना, हम क्या करते हैं और ज्यादा खेती पाने के लिए कि हमें अच्छी फसल मिलेगी, कितने सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं। ठीक है। और फिर उससे क्या हो रहा है, एक तो हमारे अंदर भी वो आ रहे हैं इनडायरेक्टली, कितने कैंसर वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि वो खाना हम भी खा रहे तो वो क्या है, हमने फूड चेन पढ़ा था ना कैसे हमारे अंदर आ जाते हैं वो धीरे धीरे सारे केमिकल। ठीक है। और हवा में भी क्या है पूरा ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो ये सारे के सारे
और जो पानी है, मान लो हमने पानी दिया खेतों में और खाद भी दिया, वो खाद का पानी थोड़ा बहुत तो जमीन में जाएगा ना, अंदर अंदर चला जाएगा, और हम फिर उसी को बोरिंग करके पानी को निकाल के पी रहे हैं। ठीक है, वो अंदर ये तो है नहीं कि अलग से डब्बे बने हुए हैं कि हाँ कि यहाँ का पानी यहाँ रहेगा, यहाँ का यहाँ रहेगा, थोड़ा बहुत वो हम पे इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर आ जाता है देखो बायोमैग्निफिकेशन। हमने देखा था ना फूड चैन में, देखा था यहाँ पे मानो मछलियों के पास वो गंदा पानी गया, वो उन्होंने केमिकल का पानी पिया, फिर बड़े जानवर उसे खाएंगे, फिर बड़े जानवर वो ऐसे करके क्या है धीरे धीरे वो ऊपर फैलते चले जाते हैं। जैसे देखो क्या कह रखा है, जो डीडीटी से क्या हो रहा है, जो ईगल्स के जो अंडे है ना, उनके अंडे के बाहर की जो परत होती है ना, वो पतली होती जा रही है। अब ये तो है नहीं कि जाके वो ईगल सीधे केमिकल खा रही है, नहीं, वो ईगल तो बाकी जानवर खा रही है, वो बाकी जानवर जो है वो खाना खा रहे थे जिस फसल में डीडीटी दी हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है, एक फसल में डालने से सारे ही जीवों को जो है क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, इन्वेसिव स्पीसीज। ये क्या होता है ना, जैसे कोई पेड़ सुंदर होते हैं, मान लो कहीं का कोई पेड़, आजकल हम अपने घरों में क्या है कहीं और भी सुंदर सुंदर ये लगा लेंगे, फूल लगा लेंगे, पेड़ लगा लेंगे, हमें कोई खाओ किसी और एरिया का, और हमने वो लाके लगा दिया किसी और एरिया में। मान लो किसी एक कंट्री में वो पेड़ उगता था, हमने दूसरे पेड़ कंट्री में अपने में ला के उगा दिया कि हम भी ये भाई फ्रूट अपने में उगाएंगे, हम खरीद के क्यों लाए फूल वगैरह या फिर फ्रूट वगैरह। तो इससे क्या होता है ना, पूरी फूड चेन खराब हो जाती है। मान लो देखो, हम कोई जानवर ले आए, उस अपने जो उस इलाके का वो जानवर था, उसको खाने वाला वहां पे था तो वो ज्यादा नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे कई बार देखते हैं ना, तो खूब सारे ऐसे जानवर हो जाएंगे, फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और ये पेड़ भी क्या होंगे, जो वहां के लोकल पेड़ है ना, उनको तो वहां पे खाने वाली चीज है, वो जानवर उनको पहले से खाते हैं उन पेड़ों को। ये नए पेड़ हमने यहाँ पे लाके उगाए, ये जाएंगे उगते जाएंगे, इनको कोई खाने वाला जानवर तो यहाँ है नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये पूरे में फैल जाएंगे, और जो वहां के लोकल पेड़ थे या लोकल जानवर थे ना, ऐसे सेम दोनों केस में होता है, वो खत्म कर देते हैं उसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है पोल्यूशन। इसमें हम देखो क्या देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एनवायरनमेंट में हम कुछ भी डाल दे रहे हैं ना, जो वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए फिट नहीं है, वो रहने के लिए हमें नुकसान करेगा, वहां पे फिट नहीं है, जो ही डाल दे रहा है अपने बेनिफिट के लिए। एक तो इससे क्या हो रहा है, लैंड पोल्यूशन। डेली कितने कचरे बना रहे हैं, अपने घर से कितना कचरा फेंकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का और पॉलिथीन वगैरह, जो कि है क्या है, गल नहीं सकते। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, वो अब कहाँ जाएगा, कचरा है तो वो जमीन पे ही, चाहे वो हम 10 किलोमीटर जा के दूर फेंक आए। ठीक है, एक या दिन वो हमें क्या इफेक्ट करेगा ही। यहाँ तक कि जो हमने मैंने कितनी सैटेलाइट भेजता है, कितनी सैटेलाइट हर साल भेजता है, आसमान में भी कितना कचरा हो गया है। मतलब अब पहले आसमान दिखता था साफ, अगर आप ऊपर से आप रियल की अब की इमेज पिक्चर लोगे ना सैटेलाइट की, पूरे आसमान में जो है ना सैटेलाइट सैटेलाइट भरे हुए हैं। पहले जो सैटेलाइट भेजी थी अब काम नहीं कर रही, उसका कचरा भी भरा हुआ है आसमान में। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि इतना खतरा हो जाएगा, जो हम नई सैटेलाइट भेजेंगे ना, वो कचरे से टकरा के वो खराब ही हो जाएगी। अब वो कहाँ पे जाएगा, वो कचरा है तो आसमान में ही। अब तक कितनी सैटेलाइट वगैरह भेज चुके हैं, तो ठीक है, पूरा ही कितना नुकसान हो चुका है पूरे हमारे कचरे से। यहाँ तक कि पॉलिथीन वगैरह भी ऊपर है, हम देखते हैं जैसे पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, वहां पे भी कचरा वगैरह ये पॉलिथीन वगैरह छोड़ आते हैं। मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पे कचरा ना हो। ठीक है, फिर आ जाता है वाटर पोल्यूशन। इसमें सेम वही, जो हम ऊपर कचरा डाल रहे थे वो पानी में तो सिंपल जाना ही है। ठीक है, और फिर क्या होगा, पानी में जाने से क्या हो जाता है, वहां पे जो एक अलग टाइप की एक एल्गी उग जाएगी। मतलब कुछ तो ऐसे एल्गी होती है ना जो इसको भी खाते हैं। ठीक है, जो हम कचरा वगैरह फेंक रहे हैं, अब जो इसको कचरे को खाने वाली एल्गी थी वो हो गई खूब सारी, तो बाकी जो थी उनके लिए वो खतरा हो गई, और फिर ये क्या होता है, पूरे पानी के ऊपर फैल जाती है। ठीक है, ये एलगी, फिर जो सनलाइट आ रही थी ना, नीचे वाले जानवरों को सनलाइट नहीं मिलेगी, और उनके लिए एक तो खाना भी कम हो गया, फिर क्या हो जाती है, वो ज्यादा ओवर पॉपुलेशन हो जाती है उनकी। और फिर बाद में, और ये भी एक लिमिट तक क्या है, खाना इनको मिल गया ये, और फिर बाद में वो खाना कचरा खत्म हो जाएगा, तो जो पहले जानवर थे जिनको लाइट नहीं मिली वो भी मर जाएंगे, और ये जो एलगी नई बनी थी ज्यादा, वो भी क्या है, खत्म हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, जीव जंतु मर जाते हैं इसकी वजह से। और इसको हम क्या कह देते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारा एयर पोल्यूशन। ये भी हम देखते हैं कि कितना के बर्निंग ऑफ कोल गैस से, कार से कितनी प्रॉब्लम, कितनी लंग्स की डिसीज वगैरह क्रिएट हो गई है। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम, एसिड रेन वगैरह। ये हम पहले
सिंपल है, सबको पता है वो कैसे जो SO2 और ये नाइट्रोजन से मिलके जो है ना केमिकल से बारिश होती है, तो हमारे पूरे जो ये जमीन मॉन्यूमेंट्स वगैरह है उसको खराब कर दे। फिर क्या होगा, जो नॉर्मल पीएच लेवल होता है ना 7, उससे कम हो जाता है ये, जो अगर केमिकल मिल जाते हैं तो उसको हम एसिडिक रेन बोलते हैं, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली एसिडिक ही होता है रेन का वाटर, नो वो न्यूट्रल नहीं होता, लेकिन हल्का होता है और केमिकल मिलने से वो ज्यादा हो जाता है। फिर ये देखो, ये हम क्या दिखा रहे हैं, अपनी जो मूर्तियां वगैरह है जिसे अपने कहते हैं ताजमहल भी खराब हो गया, येलो हो गया, वो सब इसी की वजह से ही हुआ है। फिर है एयर पोल्यूशन में ओजोन का भी हमने सुन रखा होगा कि ओजोन में क्या है, छेद हो गया, जो कहाँ पे ये O3 से बनी हुई होती है, और ऑक्सीजन एक तो 2 पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जब ऑक्सीजन 3 पार्टिकल मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ओजोन, और ये ओजोन O3 मिलके पूरी लेयर बनाई हुई है उसके ऊपर। ये हमें क्या है, हार्मफुल जो रेज आ रही है ना उससे हमें बचाती है। अब क्या हो रहा है, ये होल नहीं हो रहा है, ये जो लेयर है ना ये पतली हो गई है, तो इसकी वजह से क्या है, जो हार्मफुल रेज है ना नीचे आ रही है, तो हमें क्या है, क्या हो जाता है ये, जैसे स्किन कैंसर वगैरह हो जाएगा। और ये भी हम इसको, ये पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह हम पूरी पहली क्लास में देख चुके हैं डिटेल में, ये क्यों होती है और इसको हम क्यों ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह बोलते हैं सारा, ठीक है। फिर देखो ये पूरा दिखा रखा है पिक्चर, ये पहले ये ऐसी पिक्चर थी, फिर धीरे धीरे धूल जो है वो ऐसा दिखने स्टार्ट हो, और किसकी वजह से होता है, CFC की वजह से। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करते हैं, जो वो है ना ऑक्सीजन, उसको पार्ट को तोड़ देते हैं, O2 और O में क्रिएट कर देंगे, तो O3 की ना उसको O2 और O बना दिया, फिर वो O मिलके और किसी के साथ मिलेगा, फिर वो तोड़ देगा, ऐसे तोड़ तोड़ के वो O3 के सारे के जो मॉलिक्यूल है ना उसको तोड़ देता है। और ये कहाँ पे मिलता है, CFC एयरसोल, और हम जो फ्रिज और AC वगैरह यूज करते हैं ना, बल्कि पहले ही ज्यादा यूज होते थे CFC वगैरह इनमें, अब तो नए टाइप के बनने स्टार्ट हो गए, ठीक। अब देखेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें क्या आ जाएगा, रिस्टोरिंग द एनवायरनमेंट, और इसमें क्या है, हम अपने एनवायरनमेंट को, अब देखो हमने देख लिया कितना कितना नुकसान होता है, तो हम उसको बचाएंगे कैसे। एक तो हम नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स है ना उसको तो कम कर देंगे, और ये जो रिन्यूएबल सोर्स है उसको ज्यादा यूज करेंगे, जैसे कि कोयला वगैरह है, ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह, इनको हम कम से कम यूज करेंगे। और जो जैसे कि सोलर लाइट वगैरह है, इनको हम सोइल को बचाएंगे, वाटर को बचाएंगे, अपनी एयर को बचाएंगे, इन सबको क्या है बचाएंगे, और कम से कम हम इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करने का सोचेंगे। और कैसे करेंगे सस्टेनेबल, मतलब जितनी जरूरत है ना बस उतना यूज करो, ये नहीं कि एकदम एक्सट्रीम में जाके लालच के चक्कर में कि हाँ बस खोदे जाओ खूब सारा खाद डाले जाओ, इतना लिमिट में डालो कि हाँ हमारा भी काम चल जाए और नेचर को भी नुकसान ना पहुंचे। और जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कोई जैसे कागज वगैरह जो अगर वो दोबारा से रिसाइकिल होकर यूज हो सकता है तो उसको रिसाइकिल करें, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, इनको कचरा ना बनते। और कंजर्विंग सोइल, जैसे कि ये देखा था ना कि सोइल अपने आप में नई बनती रहती है, तो इतनी हम यूज करें कि जो सोइल है ना जिस प्रोसेस में सोइल बनती है उसी प्रोसेस में हम उसको यूज करें और कवर कर दें ग्रोथ को। इससे क्या होगा, जो है ना ज्यादा मॉइस्चर ऊपर नहीं उड़ेगा और सोइल ज्यादा हवा वगैरह से उड़ के नहीं जाएगा। और प्लांट को जो है ऐसे लाइनों में लगाए, मान लो ऐसे हवा आ रही है तो इसके अपोजिट में कि हवा ऐसे लाइनों की में से बहा के ना ले जाए मिट्टी को। और इसको सोइल को कैसे देखो बचा सकते हैं, क्रॉप की रोटेशन करें कि पहले एक क्रॉप उगाई थी फिर दूसरी उगाई थी बदल बदल के। और क्या है फर्टिलाइजर क्रॉप की कैसे पट्टी पट्टियों में लगा दी ना, पहले एक फसल फिर दूसरी अलग अलग पट्टी होगी। इससे क्या होगा, जो हवा आ रही है ना वो ऐसे ब्रेकर का काम करेगी, जैसे अपनी सड़क पे होती है ब्रेकर से स्पीड कम हो जाती है, वैसे ही हवा की स्पीड जो है ऐसे कम हो जाएगी ब्रेकर की तरह। टेरेसिंग करेंगे, देखो ऐसे टेरेसिंग करते हैं ना, और काउंटर फार्मिंग करें, विंड ब्रेकर, या ऐसे ब्रेकर लगा के बस हम ऐसा काम करें, चारों तरफ मान लो खेत के पेड़ पेड़ लगा दिए, ऐसे सीढ़ियां बना के हमने खेती कर ली, ठीक है। तो ऐसे मेथड हम यूज करके जो है मिट्टी को बचा सकते हैं। फिर है फॉरेस्ट को कैसे बचाएंगे, क्यों और क्यों। क्या देखो, हम पेड़ों को तो काट लेते हैं और फिर पेड़ होते हैं धीरे धीरे स्पीड में, तो जितने हम पेड़ मतलब काट भी रहे ना हमें जरूरत है तो उतने ही हम उससे डबल ट्रिपल पेड़ लगा दें, ठीक है। और कम से कम जितनी जरूरत है उतनी ही हम काटें। फिर देखो नेक्स्ट आ जाता है रिस्टोरिंग द एनवायरमेंट, कंजर्विंग
वाइल्ड लाइफ, ये जो जीव जंतु है ना, हम कहते हैं कि भाई पहले क्या होता था, मार देते थे कि ये तो हमारे ये सब टाइगर लोग वगैरह पहले के राजा वगैरह कितना शिकार करते थे, ये हमारे पे ये काम करना ही है। लेकिन अब इंसानों को समझ में आया कि ये भी हमारे काम के, अगर ये खत्म हो गए ना, तो जैसे मान लो ये जिन जानवर को खाते थे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर वो जानवर जिनको खाते थे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और फिर वो तो जैसे पूरे पेड़ पौधों को ही खा जाएंगे, तो एकदम लो लेवल वाले जानवर हैं, फिर क्या होगा, पूरा बैलेंस खराब हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ज्यादा मछलियां ना पकड़े, लिमिट लगा के देखिए, हाँ इतनी ही लिमिटेड पकड़ोगे ना, हमने ज्यादा जो बर्ड वगैरह है ना उनको भी बचाएं, और जो सारे के सारे जो पेस्टिसाइड वगैरह जिनकी वजह से चिड़िया वगैरह की डेथ होती है उसको भी बंद करते हैं। फिर देखो कंट्रोलिंग पेस्ट बायोलॉजिकली, जैसे कहीं क्या करते हैं, मान लो फसलों पे कीड़े वगैरह आ गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल दवाइयां छिड़केंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे जो पहले के टाइम पे पुराने मेथड थे ना, कि पुराने तरीकों से जो है हम उनको अपने ये जो पेस्ट ये है पेस्ट आएंगे उससे बचाव करो, ठीक है। कंट्रोलिंग पेस्ट बायोलॉजी, इसमें भी वही क्रॉप का रोटेशन करें हम, और रिमूव कर दे फेवर्ड फूड सोर्स को, ये सारे के सारे इंसेक्ट को ट्रैक करने के, किल करने के मेथड यूज करेंगे वो इंसेक्टिसाइड की जगह। सेम वही है, बस सिंपल कि अपने जो कार्स वगैरह है ना, जो आजकल ऐसे कार यूज करें जिसमें पेट्रोल वगैरह नहीं है, आजकल सोलर की भी गाड़ियां आ गई, ठीक, ये सारे हम जो बैन कर दिया एरोसोल के स्प्रे है उनको, और जो इंडस्ट्री के वेस्ट है उनको कंट्रोल करें। तो यार देख सकते हैं एकदम सिंपल है इमीडिएटली, इसे हुई कि हम अपने खुद के लेवल पे क्या इफेक्ट वो ले सकते हैं स्टेप्स, पोल्यूशन ना करें, पर ना कचरे को जलाएं नहीं, ठीक है, और उनको जितना चेंज हो सके उसको यूज करें बार बार, और कम से कम जो जैसे ड्राइव करते हैं ना, कि एक एक आदमी एक एक गाड़ी लेके निकल रहा है, कितना हमको पोल्यूशन करते हैं, तो उसको कम से कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करें, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल इसका हम फॉलो करें। और सब मिलके क्या एक्शन ले सकते हैं, पूरे सिटी लेवल पे स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट क्या है रूल बना सकते हैं कि हाँ ऐसा करोगे तो आपको फाइन या जेल में जाना पड़ेगा, और लोगों को इकट्ठा करके क्या है जानकारी दे सकते हैं कि ऐसा करने से देखो ऐसा होता है ऐसा होता है, और इनिशिएटिव पैसे दे सकते हैं कि कोई भी सफाई करेगा ना तो हम उसको इतने का इनाम देंगे, ये देंगे, तो इससे हम प्रोत्साहन करते हैं। तो ये तो हमारा पूरा ह्यूमन इकोलॉजी के बेसिक बेसिक टॉपिक कि इंसान और एनवायरनमेंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, कैसे एक दूसरे को इफेक्ट। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू, बाय बाय।